यूपी काबीना का बड़ा फैसला, मऊ में बनेगा एटीएस कमांडो सेंटर। जी हां, एटीएस सेंटर के लिए जमीन अलॉट की गई है और 12 जिलों में पहले ही एटीएस सेंटर बनाने का ऐलान हो चुका है। लेकिन अब जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक आपको बता दें कि यूपी काबीना ने यह बड़ा फैसला किया है, मऊ में भी एटीएस कमांडो सेंटर बनाया जाएगा। एटीएस सेंटर के लिए जमीन अलॉट भी कर दी गई है, जिसमें 12 जिलों में पहले ही एटीएस सेंटर बनाने का ऐलान हो चुका है और अब मऊ में भी एटीएस सेंटर बनाने का ऐलान योगी हुकूमत की जानिब से किया गया है, जिसमें यूपी काबीना ने बड़ा फैसला लिया है और अब कहा यह जा रहा है कि मऊ में भी एटीएस कमांडो सेंटर बनाया जाएगा। लिहाजा एटीएस सेंटर के लिए जमीन भी अलॉट कर दी गई है। 12 जिलों में पहले ही एटीएस सेंटर बनाने का ऐलान हो चुका है और अब यूपी के मऊ में भी एटीएस कमांडो सेंटर बनाया जाएगा। बढ़ता आगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुर्जर सम्राट को एजाज देने का फैसला किया है। बता दें कि इससे पहले जाट राजा को भी एजाज दिया जा चुका है और 22 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में गुर्जर राजा मिहिर भोज के मुजस्मे की नकाब कुशाई भी करेंगे। सीएम योगी 22 सितंबर को गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम ग्रेटर नोएडा को कई सौगात देंगे। यह प्रोग्राम दादरी असेंबली हल्के में इनेकाद किया जाएगा। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत कई मंसूबों को लॉन्च किया और कई मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा और इस मौके पर सीएम ने कहा कि सड़क सिर्फ आमदोरफ्त का ही जरिया नहीं है, बल्कि देही मईशत को मजबूत करने का भी जरिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में जो भी मुल्क तरक्की याफ्ता हैं, उनके पीछे उनका मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूपी जैसी रियासत में जहां ज्यादातर आबादी गाँवों में रहती है, तो वहां अगर आमदोरफ्त के अच्छे रास्ते नहीं होंगे तो वहां की मईशत मजबूत नहीं होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने खिताब किया। जहां पर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो जिला पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं, क्षेत्र पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं, उसकी भी मेरे पास निरंतर चीजें आती रहती हैं। देखिए, हमने सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस पोर्टल बनाया हुआ है और मेरे पास हर दिन हर जगह की चीजें आती हैं। अच्छा काम करने वाले भी लोग उसकी फोटोग्राफ भी भेजते हैं और साथ साथ वहां पर उसके बारे में पोर्टल पर भी बोलते हैं यहां अच्छा काम हुआ है। लेकिन जहां अच्छा काम नहीं हो रहा है वहां पर भी उस प्रकार की शिकायतें मेरे पास आती हैं और जिला पंचायत के अध्यक्षगण और जिले के जो मुख्य विकास अधिकारी हैं और एएमए हैं, वे इस बात को सुनिश्चित करें, कार्य की समयबद्धता को, समय की कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्टर को समय पे इसका भुगतान भी हो। ये जिला पंचायत स्तर पर हम जरूर निगरानी करें। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पे लगभग 80% आबादी ग्रामीण पृष्ठभूमि में निवास करती है, उन लोगों के लिए आवागमन के अच्छे मार्ग नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कभी सुदृढ़ नहीं हो सकती। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अच्छी सड़क और अच्छी कनेक्टिविटी अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह कार्य पीएमजीएसवाई की सड़कों के माध्यम से आज यहां पर किया जा रहा है। साथ साथ जिला पंचायत की सड़कों को भी यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जोड़ा जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, जिसमें जिला पंचायत की 537 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को हॉट मिक्स प्लांट से बनाया जा रहा है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए कानून एसपी सिंह बघेल ने किसान लीडर राकेश टिकैत के ओवैसी और बीजेपी को लेकर दिए गए बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने राकेश टिकैत के बयान को सियासी बयान करार दिया। जी मीडिया के नुमाइंदे राहुल मिश्रा से बघेल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए एसपी सिंह बघेल जी हैं। सर, राकेश टिकैत का एक बयान आया है, उनका कहना है कि यूपी में चचा जान आए हैं बीजेपी को जिताने के लिए। वो अपनी पार्टी के विस्तार के लिए आते हैं और हर राजनीतिक नेता का, खासतौर से जब उसकी खुद की पार्टी होती है और उसका वो अध्यक्ष होता है, वो अपना विस्तार चाहता है, वो कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की खासतौर से गरीब कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जो सभी समाज का विकास किया है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, और पार्टी के संगठन के बूथ अध्यक्ष से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंतर जो पसीना बहा रहे हैं, उसकी जो परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना निकल रहा है, उससे यूपी में कमल खिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि राकेश टिकैत का ये बयान कहीं राजनीति से प्रेरित है?
वे स्वयं में एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, एमएलए का चुनाव लड़े हैं, हारे हैं, ये अलग बात है। और उनकी ये प्रबल इच्छा है कि वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में कभी कहीं जाएं। तो वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो इसलिए राजनीतिक बयान है उनका। यूपी में एक टेरर मॉडल को पकड़ा गया है और ये कई एक स्टेट्स में बड़ी आतंकी घटना करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उन सभी ने इन सभी की गिरफ्तारी की है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है आतंकियों की, और इनका तार कहीं सीधे तौर पे पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम से भी इनका लिंक है। अब किसी एविडेंस को कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पड़ोसी देश और उनकी खुफिया एजेंसी लगातार भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा को तोड़ने के लिए और यहाँ पर टेरर पैदा करने के लिए, शांति पैदा करने के लिए अपनी गतिविधियाँ रखती हैं, जिसमें पार्लियामेंट पे अटैक, लाल किले पे अटैक और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुलवामा घटना और तमाम ऐसी हुई हैं। तो ये कोई नया नहीं है, लेकिन जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, आतंक के लिए कोई स्थान यहाँ पर नहीं है। और मैं माननीय गृह मंत्री जी का और उनकी एजेंसीज का और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। यूपी में दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर वजीर कानून ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हर जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही हर हाल में नापाक साजिश को नाकाम किया जाएगा। जी मीडिया के नुमाइंदे ने वजीर कानून से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करने के लिए कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। यूपी में लगातार आतंकी सामने आ रहे हैं, आतंकी पकड़े जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि योगी जी उनके निशाने पर हैं? हमारी सरकार लगातार अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हम लगातार ऐसे तत्वों की निगरानी कर रहे हैं। कहीं कोई असामाजिक तत्व, देश विरोधी तत्व, समाज विरोधी तत्व, समाज में विखंडन की भावना से काम कर रहे लोगों को हम लगातार सर्च कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश के अमन चैन को हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे और ऐसे लोगों को धरपकड़ करके कानून के तहत हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरीके से योगी सरकार लगातार शिकंजा कस रही अपराधियों के ऊपर, उनके मकान ढहाए जा रहे हैं, अवैध रूप से बनाई गई इमारतें ढहाई जा रही है। सपा प्रमुख ने कह दिया कि बीजेपी को तो अपना चुनाव चिन्ह बदल देना चाहिए। ये दुखद है, ये समझ में नहीं आता। आतंकवादियों के समर्थन में किस ढंग से उन्होंने बयान दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में जनता इसका जरूर उन्हें जवाब देगी। यूपी के अयोध्या में दहशतगर्द साजिश के खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और अयोध्या में सिक्योरिटी सिस्टम सख्त कर दिया गया है। अयोध्या हमेशा दहशतगर्दों की लिस्ट में रहा है। ऐसे में रियासती हुकूमत और जिला इंतजामिया अयोध्या को लेकर कोताही नहीं बरत रहे हैं। जी मीडिया नुमाइंदे ने हालात का जायजा लिया। अयोध्या हमेशा आतंकियों की हिट लिस्ट में रही है और अभी जो आतंकी पकड़े गए हैं उनसे जो खुफिया जानकारी मिली है उसमें भी अयोध्या के में आतंकी गतिविधियों को लेकर, किसी तरीके की साजिश को लेकर जो चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद अयोध्या की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अयोध्या के जो भी प्रवेश मार्ग हैं, सभी प्रवेश मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जो बाहरी वाहन हैं उन वाहनों को चेक किया जा रहा है और बिना चेक किए अयोध्या के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बन रहा है और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर रामलला का दर्शन करने के लिए। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो प्रशासन किसी भी तरीके की कोई भी कोताही नहीं बरत रहा है और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर आप खुद देख सकते हैं कि प्रवेश मार्गों पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, वो वाहनों को चेक कर रहे हैं। अयोध्या में एटीएस की टुकड़ी भी तैनात है, उनको भी सतर्क रखा गया है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी अयोध्या में तैनात है, क्योंकि राम जन्मभूमि में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तो ऐसे में जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे राम जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी है, सरयू घाट है, कनक भवन है, वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है। दूसरी खास बात यह है कि जो धार्मिक स्थलों के साथ साथ जो पर्यटन के क्षेत्र में जो भी जगह है वहाँ पे भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और साथ में जो अयोध्या के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, धर्मशाला और होटल हैं वहाँ भी खुफिया नज़र रखी जा रही है। पूरी अयोध्या की सुरक्षा जो है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरी अयोध्या पर निगरानी रखी जा रही है। मनमीत गुप्ता, जी मीडिया, अयोध्या। मुल्क में त्योहार की शुरुआत हो चुकी है और आगे नवरात्र और दशहरा भी हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों की मंशा थी कि त्योहार के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों को अंजाम दिया जा सके, लेकिन अब उनकी मंशा नाकाम बना दी गई है। दिल्ली पुलिस को सभी गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिले हैं, लेकिन दहशतगर्दों के परिवार और रिश्तेदार उन्हें बेकसूर बता रहे हैं। मुल्क में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। अभी गणपति पूजा चल रही है। अगले कुछ दिनों में नवरात्र और दशहरा जैसे त्योहार आने वाले हैं।
लेकिन इन त्योहारों में ISI और D कंपनी मिलकर खलल डालने की कोशिश में थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुल्क के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार दहशतगर्द नवरात्र और दशहरा पर धमाके की साजिश को अंजाम देने की कोशिश में थे। ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन IEDs को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। दहशतगर्दों के निशाने पर कोई एक शहर नहीं था, बल्कि वो अलग अलग शहरों में धमाका करने की प्लानिंग कर रहे थे। प्रयागराज से गिरफ्तार दहशतगर्द जीशान की निशानदेही पर बरामद जिंदा IED इस बात के सबूत है कि दहशतगर्द भीड़ भरी जगहों पर बड़ा धमाका करना चाहते थे ताकि नुकसान बड़ा हो। मंगल को प्रयागराज में जीशान के घर UP ATS की टीम ने घंटों तक छापेमारी की ताकि कुछ और सुराग हाथ लगे। जीशान ने MBA किया था और दुबई में नौकरी करता था। लॉकडाउन में ही हिंदुस्तान वापस लौटा था और यहाँ खजूर का कारोबार करने लगा था। जीशान के वालिद अपने बेटे को बेकसूर बता रहे हैं। जीशान के वालिद के मुताबिक जीशान को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, एक बड़े मॉड्यूल की बातें सामने आ रही है, ये सब झूठ है, कुछ नहीं है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। हम बार बार इस बात को आप कह रहे हैं। लगता है क्यों ऐसा इस तरीके से? अब ये तो गवर्नमेंट बता सकती है ना, ये वो लोग बता सकते हैं जिन्होंने ये प्लान किया, जिन्होंने ये जो है कि गेम बनाया है। जीशान के वालिद के मुताबिक उनके बेटे के खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की माने तो जीशान ने पाकिस्तान में जाकर दहशतगर्दाना ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान में जाकर दहशतगर्दाना ट्रेनिंग लेने का इल्जाम ओसामा पर भी है। ओसामा दिल्ली के जामिया नगर में रहता है। ओसामा की हिमायत में उसके इलाके के लोग भी आ गए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक ओसामा का परिवार एक खजूर का कारोबार करता है, जिसकी वजह से वो खाड़ी देशों में जाता रहता था। जामिया नगर में रहने वाले शाहीन बाग आंदोलन में शामिल आशू खान ने इल्जाम लगाया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले इंतखाब की वजह से बेकसूरों को फंसाया जा रहा है। मेन चीज क्या है, इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन को मुद्दा बनाने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं, गिरफ्तारी करी जा रही हैं और बदनाम किया जा रहा है ओखला वासियों को। ये घर है लखनऊ से गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद आमिर जावेद का। आमिर के वालिद के मुताबिक उनके तीनों लड़के प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन UP ATS बिना कुछ बताए उनके बेटों को उठा कर ले गई। हमारे घर से 3 लोगों को ले गए। तीनों लड़का आमिर जावेद, अब्दुल्ला सईद और मोहम्मद सईद। रायबरेली के ऊंचाहार का रहने वाला मूलचंद श्रीवास्तव उर्फ लाला भी उन 6 मुलजिमीन में शामिल है, जिसे दिल्ली पुलिस और UP ATS ने गिरफ्तार किया है। घर वालों का मानना है कि मूलचंद बेकसूर है। देश के अलग अलग हिस्सों से आतंकी गतिविधियों में लिप्त जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनमें से एक मूलचंद उर्फ साजू भी है। हम इस वक्त उसी के घर पर मौजूद हैं और ये उसके घर के अंदर का पोर्शन है। ये वो बेड है जहां पर साजू लेटता था, रात में सोता था, दिन में भी यहीं पर रहता था। और ये उसका घर है। आप देख सकते हैं कच्ची दीवारें हैं, छत धनियों की बनी हुई है। हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए। हम सुबह नाश्ता बना रहे थे, नहा के सब्जी हम छौंक के नहा रहे थे, आटा सान लिए थे। ये लोग जबरदस्ती हमारे यहाँ घुसते चले आए। फिर कहें इनको बुलाओ, फोन करो। हम फोन लेने अपने बिटिया घर पे नहीं थे क्या? ये नहीं, ये घर पे नहीं थे, खेत गए थे। राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार मुलजिम जान मोहम्मद को भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दहशतगर्दाना कनेक्शन में गिरफ्तार किया है। जान मोहम्मद मुंबई के धारावी इलाके का रहने वाला है और पेशे से ड्राइवर है। फिलहाल मुल्क के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार सभी मुलजिमीन से दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में पूछताछ चल रही है। पूछताछ और जांच के बाद दाऊद, ISI और दहशतगर्दी के मुलजिमीन के कनेक्शन की और भी परतें खुलने की उम्मीद है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुज़िश्ता दिनों असम के निमाटी घाट में बड़ा नाव हादसा पेश आया था और इसके बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जाए हादसे का दौरा किया और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी जायजा लिया। सीएम ने जोरहाट इंतजामिया के इक़दामात का भी मुआयना किया है। इंतजामिया को मुसाफिरों की हिफाजत के लिए जरूरी इक़दामात उठाने की बात कही है। 8 तारीख में जो दुर्घटना हुआ, इसका बाद ये जो जल परिवहन व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था लिया है। 2 रोपैक्स का सर्विस चालू हो चुका है। गुवाहाटी से 2 और जहाज परसों दिन तक यहाँ पहुँच जाएगा। 17 तारीख गुवाहाटी से और एक मॉडर्न जहाज जो कैटामरान है उसको भी हम भेजेगा, वो भी अगले 7 दिन में यहाँ के पहुँच जाएगा। 2 जो लोकल जहाज है उसमें मैराइन इंजन है, 2 को भी चलने का इजाज़त आज से दिया जाएगा। एक रोड माजुली डिब्रूगढ़ से रास्ते से भी कनेक्टेड है, तो नाइट सर्विस भी हमने शुरू किया है, माजुली से डिब्रूगढ़ होते हुए जोरहाट और जोरहाट से डिब्रूगढ़ होते हुए माजुली। मेरा यही विश्वास है कि इन नेक्स्ट 7 डेज सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद के मुंबई और लखनऊ के ठिकानों पर इनकम टैक्स महकमे ने सर्वे किया है। सोनू सूद ने हाल ही में लखनऊ की एक कंपनी के साथ डील की है जिसमें इनकम टैक्स महकमे को शक है कि इसमें टैक्स की चोरी हुई है। इसी सिलसिले में मुंबई में सोनू सूद से जुड़े हुए ठिकानों पर सर्वे किया गया। मुंबई के अंधेरी से जी मीडिया नुमाइंदा मेघा कुचिक की रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के मुंबई के घर और ऑफिसेज में इनकम टैक्स के अधिकारी सर्वे कर रहे हैं। करीबन 6 जगह ये सर्वे शुरू है। फिलहाल हम अंधेरी वेस्ट में कासाब्लांका जो सोनू सूद का घर है उसके घर के बाहर है, इस घर में भी सर्वे अभी जारी है इनकम टैक्स का। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में जो स्कूल के बच्चे हैं उनके एक अभियान के वो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। उसके बाद तुरंत अब सोनू सूद के घरों पे और ऑफिसेज के ऊपर सर्वेक्षण शुरू हो गया है। उस दौरान भी उसे पूछा गया था कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने उस जवाब को टाल दिया था। कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत गरीबों को उन्होंने काम किया था। जो बाहर के राज्य में रहने वाले कामगार हैं, मजदूर हैं, उनको उन्होंने घर जाने के लिए बहुत मदद की थी, जिसके कारण उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। वो एक मसीहा बन गए थे। उस दौरान भी वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे इस बारे में चर्चा शुरू थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे ऐसा कहा नहीं। अभी भी उनके घर में हम देख सकते हैं जो इनकम टैक्स के अधिकारी बाहर आ चुके हैं, जो सर्वेक्षण अभी पूरा हो गया है। और इसी तरह मुंबई पे कई जगहों पे 6 जगहों पे करीबन सोनू सूद के घर और ऑफिसेज में इस तरह का सर्वेक्षण शुरू है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीनिवासन के साथ मेघा कुचिक, जी मीडिया, मुंबई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दूर दराज के देही इलाकों में डिजिटल बैंकिंग और मालियाती खदमात को फ़रोग देने के लिए मिशन 1 ग्राम पंचायत और 1 DIGI पे सखी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इब्तदाई मरहले में इसकी सहूलियत यूटी के 2000 देही इलाकों में फराहम कराई जाएगी और इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 80 ख्वातीन को डेजी पे सखी के तौर पर मुंतखब किया गया है। इन मुंतखब डेजी पे सखियों में AEP तकसीम किया गया है और इस मौके पर LG ने कृषि और पशु सखियों के 1 हफ्ते के तरबियती प्रोग्राम का भी इफ्तिताह किया। इस दौरान सखियों को ज़राअत और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मौके पर LG ने ख्वातीन की समाजी और माशी आज़ादी को कौमी तरक्की की बुनियाद करार देते हुए कहा कि हुकूमत ख्वातीन की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। मोटे तौर पर 3 प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। एक तो DG पे करके 2000 महिलाओं को हम बैंकिंग सर्विसेज की होम डिलीवरी दे सकें वो, और 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज की ट्रेनिंग भी उन्हें दी जा सके और भविष्य में वो इंटरप्रेन्योर बन सकें। इसकी एक शुरुआत हुई है। बड़ी आबादी महिलाओं की कृषि और पशुपालन से जुड़ी है, तो उनको भी एम्पावर करने के लिए 2 और योजनाएं कृषि सखी और पशु सखी ये बनाई गई हैं। तो उनको हर महीने हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग करके
वो एम्पावर हो सकें, इस दिशा में एक बड़ा अभियान शुरू कर। स्वाभाविक रूप से जहां बैंक कम है, जहां बैंकों की संख्या कम है, वहां को प्राथमिकता दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस भी खुद को मजबूत करने में जुट गई है। श्रीनगर पार्टी ऑफिस में मुनाकिद एक प्रोग्राम के दौरान अलग अलग शोबे में अपनी पहचान रखने वाली शख्सियात ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर GM मीर भी मौजूद रहीं और उन्होंने नए मेंबरान का इस्तकबाल किया। कांग्रेस में शमूलियत हासिल करने वालों में प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल का नाम भी शामिल है। इस मौके पर कांग्रेस के कई बड़े लीडरान मौजूद रहे। फंक्शन आज हमने महिला कांग्रेस की तरफ से मुनक़द किया था यहाँ पे, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट हमारे प्रेसिडेंट जनाब गुलाम अहमद मीर साहब और हाजी अब्दुल रशीद साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के थे। तो ये इसलिए हैं कि हमारे लेडीज़ विंग जो हैं ये आगे आनी चाहिए और इनको लेडीज़ विंग जो हमारी हैं इनको भरपूर ताउन मिलना चाहिए हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से। और कांग्रेस पार्टी तो आपको पता ही है ये बहुत ही ये तो सेकुलरिज्म पार्टी है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है इस पार्टी में। और ख़ास तौर पर जो हमारी लीडरशिप है वो माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ है। कलबुर्गी इंतजामिया ने मौसमी बीमारियों के खिलाफ खास मुहिम चलाई है और इस दौरान जहां साफ सफाई पर खास ख्याल रखा जा रहा है तो वहीं देही इलाकों में दवा का छिड़काव भी जारी है। इस मामले में महकमा सेहत से जुड़े अफसरान का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ बीमारियां पैर पसार रही है। कोरोना के बाद फैली गंदगी को देखते हुए इंतजामिया सफाई मुहिम चला रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में इलाके में डेंगू समेत कुछ मौसमी बीमारियों के बढ़ाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में जनवरी से लेके अगस्त महीने तक टोटली 266 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सो उसमें हम अगर देखें तो अगस्त महीने में मैक्सिमम केसेस रिपोर्ट हुए और करीब 158 केसेस टोटल अगस्त महीने में ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो मेन रीज़न ये था कि वो महीने में हमारे पास थोड़ा बारिश का सीज़न भी छोट के बारिश आ रहा था, तो वाटर कंटेमिनेशन और वाटर अक्यूमुलेशन हो रहा था। तो इसलिए हम केसेस ज़्यादा होने के बाद हमारा तरफ से जो है ना फॉगिंग का एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ घरों में जाके लार्वा सर्वे की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो वो एक्टिविटीज़ हम जारी रख रहे हैं। हेल्थ स्टाफ, हमारा आंगनवाड़ी टीचर्स, हमारा आशा वर्कर्स, सबके थ्रू में हम हेल्थ एक्टिविटीज़, अवेयरनेस कैंप्स, लार्वा सर्वे वगैरह भी कर रहे हैं। तो इतिहास की फाइनल रिपोर्ट, मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।